नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एफटी इंटरनेशनल पर। मैं हूं आपके साथ फरमान तुर्की। दोस्तों, एफटी इंटरनेशनल आपके लिए लेकर आया है दुनिया की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए अपनी इस वीडियो को चालू करते हैं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी के बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। दोस्तों, गुरुवार देर रात अमेरिका के वाशिंगटन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात हुई। बातचीत में दोनों देशों के बीच कनाडा में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा की ओर से भारत पर लगाए गए आरोपों पर चर्चा होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन भारत और अमेरिका में से किसी ने भी इस मामले पर कोई बात होने की पुष्टि नहीं की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी हुआ उसके अनुसार इस बात के कोई संकेत नहीं है कि दोनों के बीच कनाडा के साथ जारी तनाव को लेकर कोई चर्चा हुई है। ताइवान ने स्वदेशी पनडुब्बी विकसित की है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच किसी संभावित हमले के लिए सुरक्षा के लिए उसने ये पनडुब्बी बनाई है। ताइवान ने गुरुवार को बंदरगाह शहर काओसुंग में इस पनडुब्बी का अनावरण किया। इस समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने की। अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि चीन अगले कुछ सालों में सैन्य हमला करने में सक्षम हो सकता है। ताइवान एक स्वशासित द्वीप है जिसे चीन एक विद्रोही प्रांत मानता है। चीन का कहना है कि वो एक न एक दिन ताइवान को फिर से हासिल कर लेगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के प्रस्ताव पर चीन का इनकार, क्या बिगड़ने लगे हैं रिश्ते? साल 2013 में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC का आगाज इस उम्मीद के साथ हुआ था कि ये पाकिस्तान की तस्वीर को पूरी तरह से बदल देगा और उसकी गिनती दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ताकतों के रूप में होगी। दशक भर का वक्त गुजर जाने के बाद अब इसी परियोजना की वजह से सदाबहार दोस्त माने जाने वाले चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की मीडिया में ये रिपोर्ट आई है कि चीन ने CPEC परियोजना के तहत ऊर्जा, जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन जैसे कई क्षेत्रों में पाकिस्तान के प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान के कमांडरों पर रहस्यमय हमले क्यों बढ़ रहे हैं? अगस्त 2021 में जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी की है, प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के कमांडरों पर हमले बढ़ गए हैं। पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी मीडिया की ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं जिसके अनुसार अज्ञात लोगों के हमले में TTP के 18 कमांडर या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। सबसे ताज़ा घटना 12 सितंबर को पाकिस्तानी मीडिया में खबर छपी कि TTP के प्रमुख मुफ्ती नूर वली महसूद के करीबी बादशाह खान महसूद की अफगानिस्तान के प्रिक्ता प्रांत में एक ID धमाके में मौत हो गई। अगली खबर अपने भारत से है। मणिपुर के मुर्दाघरों में लावारिस पड़ी लाशें, सब पहचानने के लिए नहीं आ रहे लोग। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। यहाँ के अस्पतालों में 90 से अधिक ऐसे शव रखे हुए हैं जिनकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। 3 मई को हिंसा बढ़ने के बाद मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। मोबाइल इंटरनेट पर लगी पाबंदी 13 सितंबर को हटाई गई, जिसके बाद 2 छात्रों के शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इसे लेकर घाटी इलाकों में भीषण विरोध प्रदर्शन होने लगे और सरकार ने वहां एक बार फिर मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी। अगली खबर है कनाडा की संसद से, जहां पर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद जस्टिन ट्रूडो को माफ़ी मांगनी पड़ी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को देश की संसद में माफ़ी मांगनी पड़ी। कुछ दिन पहले कनाडा की संसद में एक पूर्व सैनिक यारोस्लाव हुका का सम्मान हुआ था। बाद में पता चला कि हुका दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की नाजी सेना की तरफ से लड़ा था।
इसके बाद कनाडा की संसद में विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया और पीएम ट्रूडो से माफी मांगने के लिए कहा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव, क्या भारत और चीन के बीच भी हो रही है लड़ाई। मालदीव को उसके समुद्री तटों, मूंगे की चट्टानों और विविधता वाले समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है। हिंद महासागर के बीच करीब 1200 द्वीपों से बने इस देश में 30 सितंबर को राष्ट्रपति का चुनाव होना है। मुकाबला राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल और विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मुइज्जू के बीच है। लेकिन यहाँ एक मुकाबला भारत और चीन के बीच भी माना जा रहा है। दोनों देश यहाँ रणनीतिक रूप से अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मोरक्को में भूकंप प्रभावित बच्चे हैं सदमे में। मोरक्को में 8 सितंबर को भूकंप आया था। वहां भूकंप पीड़ितों तक मदद पहुंचाने में अधिकारियों को काफी वक्त लगा। उन्होंने 50,000 घरों को दोबारा बनाने का वादा किया है। छात्रों के लिए काम चलाऊ क्लासरूम बनाए गए हैं, लेकिन कई भूकंप पीड़ितों को लगता है कि उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, जहां भूकंप प्रभावित बच्चे सदमे में हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल भारतीय मूल के 38 साल के अरबपति कारोबारी विवेक रामास्वामी अपने एजेंडे को लेकर इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। बच्चों के लिए लत लगने वाले सोशल मीडिया को बंद करने से लेकर FBI को बंद करना उनके एजेंडे में है। तो चलिए अब आपको बताते हैं अगली खबर। इस साल जून में ईरान ने सऊदी अरब में जब अपना दूतावास खोला तो इसे मध्य पूर्व के लिए एक नए युग की शुरुआत बताया गया। अब सऊदी अरब और इजराइल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में एक समझौता होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बारे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि ये मध्य पूर्व के भू राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ संबंध सामान्य करने की इजराइल की कोशिशें सफल नहीं होंगी। चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है तो सऊदी अरब भी ऐसा ही करेगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कहा, अगर ईरान परमाणु बम हासिल करता है तो हम भी हासिल करेंगे। फॉक्स न्यूज़ ने बुधवार को ये इंटरव्यू प्रसारित किया है। हालांकि ईरान इस बात से इनकार करता है कि वो परमाणु हथियार बना रहा है। फॉक्स न्यूज़ ने मोहम्मद बिन सलमान से पूछा कि ईरान के पास हथियार हासिल करने की संभावना को कैसे देखते हैं और सऊदी अरब के लिए इसके क्या मायने हैं। इस सवाल के जवाब में क्राउन प्रिंस ने कहा कि कोई भी देश परमाणु हथियार हासिल करता है तो हम लोग चिंतित होते हैं। ये अच्छा नहीं है और एक गलत कदम है। दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर है भारत से। भारत के चर्चित अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने गदर 2 और द कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों की आलोचना की है। अपने बयान के कारण अक्सर सुर्खियों में रहने वाले नसरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ये हताशापूर्ण है कि कश्मीर फाइल जैसी फिल्में इतनी लोकप्रिय हैं। फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आजकल तो जितना अंधराष्ट्रवादी है वो उतना ही लोकप्रिय है और देश में ऐसा ही चल रहा है। आगे नसरुद्दीन शाह ने कहा कि अपने देश को प्यार कर लेना काफ़ी नहीं है, लेकिन इसका शोर मचाना ज़रूरी है। आप एक काल्पनिक दुश्मन पैदा कर लेते हैं। ये लोग नहीं समझते कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो काफ़ी नुकसानदेह है। नसरुद्दीन शाह ने आगे कहा कि मैंने द केरला स्टोरी और गदर 2 नहीं देखी, लेकिन मैं जानता हूँ ये फिल्में किस बारे में। अगली खबर है पाकिस्तान से। बलूचिस्तान में हुए बम विस्फोट में मरने वालों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में
मस्तूंग शहर में धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 से अधिक हो गई है। मस्तूंग के जिला स्वास्थ्य अधिकारी रशीद मोहम्मद सईद ने पुष्टि की है कि शहर के अल फलाह रोड पर स्थित मदीना मस्जिद के पास हुए इस बम धमाके में कम से कम 52 लोग मारे गए हैं और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।